जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो देखिए, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और गाइस, आज के पहले ही क्वेश्चन में आज आप लोग को बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को देने वाला हूं। जनरली हम डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते सोम और आरसीसी यहाँ पर, तो मैं आप लोग को बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट दूंगा, बस ध्यान से आप लोग समझिएगा। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 हमसे क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू आई एस कोड 456/1978, द कॉलम और द स्ट्रक्ट इज द मेंबर हुज इफेक्टिव लेंथ इज ग्रेटर देन। इसकी जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो ग्रेटर देन होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए गाइज, यहाँ पे जो आप लोग का है ये पहला क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ। देखिए, कॉलम अलग चीज़ होती है और स्ट्रक्ट अलग चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कॉलम और स्ट्रक्ट जो है वो कॉलम या स्ट्रक्ट के लिए कह रहा है कि इफेक्टिव लेंथ जो होगी हमारे पास वो किससे ग्रेटर होगी, ये हमसे कह रहा है। तो देखिए, एक वर्ड होता है हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो, जो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक बेसिक सा डिफरेंस बताता हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं स्लेंडरनेस रेशियो की सोम में जब हम पढ़ते हैं, और अभी हम आरसीसी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब हम सोम में पढ़ते हैं स्लेंडरनेस रेशियो, तो एल इजिकल टू हम लिखते हैं अपना इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, ऐसे ही पढ़ते हैं। और मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन जो होता था वो आई इजिकल टू ए आर मिनिमम का स्क्वायर, और मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल देते हैं आई अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पर आई क्या होता था? तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट होता था, और नीचे एरिया लेकर के हम उसका मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल देते, फिर यहाँ पे रखते थे, इफेक्टिव लेंथ पता होता था, स्लेंडरनेस रेशियो निकाल लेते थे। और वहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाती थी? 180 तक यहाँ पर देखने को मिलती थी, जब हम बात कर रहे हैं सोम की। लेकिन वहीं पर आरसीसी की बात करें तो आरसीसी में इस तरीके से हम नहीं निकालते हैं स्लेंडरनेस रेशियो। उसको कैसे निकालते हैं सर? फिर तो उसको निकालते हैं इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है। क्योंकि हम इसको निकालते हैं कॉलम के लिए, एक्चुअली में हम किसके लिए निकालते हैं? कॉलम के लिए निकालते हैं। तो कॉलम की लीस्ट लेटरल डायमेंशन हम लेते हैं। अब लीस्ट लेटरल डायमेंशन कैसे होगी? सपोज ये आपका कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, अगर मान लो ये एक्स है और ये वाई है, तो इनमें से लीस्ट डायमेंशन कौन सी? वाई है ना, तो हम यहाँ पे वाई लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिनिमम की तरह इस यहाँ से इसकी तरह नहीं सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो भी मिनिमम डायमेंशन होगी, अगर ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, आप ऊपर से देख रहे हो और ऐसा देखने को मिल रहा है, तो एक्स और वाई में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास। क्लियर हुआ इतना? तो इस तरीके से हम निकालते हैं अपना स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम स्लेंडरनेस रेशियो हमारे पास आ गया, तो एल इफेक्टिव, एक सेकेंड गाइस, मैं इन्वर्टर को ऑफ कर देता हूँ। तो जब हम यहाँ से अपना स्लेंडरनेस रेशियो निकालेंगे, तो स्लेंडरनेस रेशियो हमारे पास एल लैम्डा इजिकल टू एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन आएगा। किस में आया ये आया हमारा कॉलम के केस में। अब देखो, तीन चीज़ें होती हैं, एक पेडिस्टल होता है, एक कॉलम होता है, एक स्ट्रक्ट होता है, ठीक है। तो पेडिस्टल के लिए बात करें तो पेडिस्टल के लिए जो हमारा स्लेंडरनेस रेशियो होता है उसकी वैल्यू होती है लेस देन इक्वल टू 3। वहीं पर कॉलम के लिए बात करें सर, तो कॉलम के लिए जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 3 होती है, और लेस देन कितनी होती है? लेस देन इक्वल टू 60 होती है। स्ट्रक्ट के लिए वही वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 60 हो जाती है। पहले शुरुआत करेंगे स्ट्रक्ट से। तो स्ट्रक्ट जो होता है आप लोग का, ये इंक्लाइन भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, और हॉरिजॉन्टल मेंबर भी हो सकता है। ये इस तरीके से हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ये स्ट्रक्ट। लेकिन कॉलम की बात करें तो कॉलम आपका हमेशा वर्टिकल मेंबर होता है। कॉलम कैसा होता है? वर्टिकल मेंबर होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान करेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट, एक बेसिक सा डिफरेंस हमारा होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सर कॉलम की, तो कॉलम के लिए स्लेंडरनेस रेशियो हमारा मैंने आप लोगों को बता दिया, उसकी रेंज क्या होती है। लेकिन ये दो तरीके से क्लासीफाई करा जाता है, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें शॉर्ट कॉलम के लिए, तो यहाँ पे देखिए, शॉर्ट कॉलम के लिए जो लैम्डा की वैल्यू 3 से 12 के बीच लाई करती है, और जो लॉन्ग कॉलम है उसके लिए 12 से 60 के बीच लाई करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा शॉर्ट कॉलम है तो लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है। देखो, लैम्डा की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 3 है। तो ग्रेटर देन 3, और लैम्डा कितना होगा? इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। और अगर ये कॉलम है, ये इसकी विड्थ है, और इसको डी ले लो, तो इन दोनों में लीस्ट लेटरल डायमेंशन बी हम मान करके चल रहे हैं, तो बी आपका आ गया, ठीक है। और ये क्या हो गया? इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ से जब आप देखोगे तो इफेक्टिव लेंथ जब आप यहाँ से निकालोगे तो कितना आ रहा है? ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन। देखो, इफेक्टिव लेंथ क्या आ रहा है? मोर देन आ रहा है किससे? 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन, है कि नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन। जो आपका इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ क्या होगी? ग्रेटर देन होगी 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था स्लेंडरनेस रेशियो का, जो मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश करी। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। देखो, इसी तरीके से तो हम अपने वन लाइनर वाले कॉन्सेप्ट में आप लोग को मैं क्लियर कराता हूँ चीज़ें। आप पढ़ रखे होते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होता क्वेश्चन कहाँ कहाँ से फ्रेम होते हैं, तो वही चीज़ें मैं उसमें पढ़ाता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पे हम बात करें अकॉर्डिंग टू आई एस कोड 456/1978 द मिनिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर शॉर्ट कॉलम। तो अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए लैम्डा की जो वैल्यू होती है, अगर हम इसको बात करें जिसको हम स्लेंडरनेस रेशियो बोलते हैं, तो शॉर्ट कॉलम के लिए इसकी वैल्यू जो थी वो 3 से और 12 के बीच लाई करी थी। तो लेस देन इक्वल टू क्या था, 12 था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझाने की ज़रूरत है नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगला क्वेश्चन आपने खुद से बना लिया। यही तो होती है सही स्ट्रेटेजी कि आप पढ़ किस तरीके से रहे हो। और चलो डिफरेंस बता देता हूँ आप लोगों को, वैसे तो बता ही दिया लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम में। यहाँ पे देखो आप लोग, जो लॉन्ग कॉलम होता है आप लोग के पास, इसमें लेटरल डायमेंशन जो होती है बहुत कम होती है, और इसकी जो लेटरल डायमेंशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए बकलिंग की वजह से फेल करता है जो लॉन्ग कॉलम होता है। शॉर्ट कॉलम होता है वो क्रैशिंग की वजह से फेल करता है। अब बकलिंग क्या होता है, तो सपोज ये आप इधर से कंप्रेस करो, एक आपका रिफिल है पेन का, उसको इधर से ऊपर नीचे से कंप्रेस करो, पेन का रिफिल निकालो, दोनों हथेली के बीच रखो और उसको दबाओ। तो जब आप उसको दबाओगे इस तरीके से बैंड कर जाएगा, तो इसको बकलिंग बोलते हैं। क्रैशिंग क्या होता है, सपोज आप कॉलेज में पढ़ते होगे, तो अगर आपके पीछे आपके पैर के नीचे सपोज चौक आ जाए, तो चौक का क्या हाल होगा सोचो। चौक होती है ना जिससे बोर्ड पर लिखते हैं, तो वो अगर आपके पैर के नीचे आ जाए तो उसका क्या हाल होगा, है ना। तो वही सेम फेलियर जो होता है क्रैशिंग फेलियर होता है हमारे पास। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। इफेक्टिव लेंथ और जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन होती है ग्रेटर देन 12 होती है, किसके लिए, कॉलम, लॉन्ग कॉलम के लिए। और शॉर्ट कॉलम के लिए आप लोग को मालूम है इफेक्टिव लेंथ और जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन होती है, यानी कि स्लेंडरनेस रेशियो बोल सकते हैं सिंपल, कि वो कितना होता है, लेस देन इक्वल टू 12 होता है। क्लियर है कि नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53। लैप लेंथ इन कंप्रेशन सेल नोट बी लेस देन। जो लैप लेंथ होती है कंप्रेशन में, वो इनमें से किससे कम नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे फाई जो है वो हमारे पास डायमीटर ऑफ बार है। सबसे पहले तो सर लैप लेंथ क्या होती है। अब सर यहाँ पे कंप्रेशन में पूछ रहा है, तो क्या टेंशन में भी कुछ लैप लेंथ होती है क्या। तो ये सारे क्वेश्चन हम इसमें क्लियर करेंगे। तो देखिए लैप लेंथ का मतलब क्या होता है। सपोज हमारे पास क्या है, बीम है। सपोज हमारे पास क्या है, बीम है, ठीक है। अगर क्लियर हो ना कॉन्सेप्ट, तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, ठीक है। आप इतने सारे लोग वीडियो देखते हो यार, लाइक नहीं करते हो, तो मोरल थोड़ा डाउन हो जाता है, फिर मन नहीं करता है फ्री लेक्चर देने का। मैं सच बता रहा हूँ आप लोग को। तो देखिए ये हमारे पास क्या बीम है, ये मैंने आप लोग को साइड व्यू इसका दिखाया हुआ है। अब यहाँ से अगर सपोज हमारे पास इस बीम की जो स्पैन है वो मान लो 10 मीटर है। कितनी, 10 मीटर है। अब हमें इसके अंदर रेनफोर्समेंट तो देनी पड़ेगी। अब मान लो मेरे पास रेनफोर्समेंट जो है 6 6 मीटर के रेनफोर्समेंट के टुकड़े हैं, 6 6 मीटर के जो स्टील बार है उसके टुकड़े मेरे पास पड़े हुए हैं। अब अगर टुकड़े मेरे पास पड़े हुए हैं, बीम की स्पैन मेरी 10 मीटर की है और 6 6 मीटर के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सिंपल सा है सर, कोई भी बता देगा। आप दो रेनफोर्समेंट को जोड़ लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, जोड़ करके इनको एक रेनफोर्समेंट बना करके डाल दो। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अब देखो ये जो रेनफोर्समेंट आपने डाली है एक दूसरे के ऊपर लैप कर रही नहीं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही ना, तो इसी ओवरलैप को हम बोलते हैं लैपिंग। और जितनी इसकी लेंथ होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, लैप लेंथ। क्लियर हुआ कि नहीं लैप लेंथ क्या होती है। बिल्कुल सर क्लियर हुआ लैप लेंथ क्या होती है। वीडियो को लाइक किया और कमेंट जरूर करना यार। अब इस लैप लेंथ की बात करते हैं। कंप्रेशन में कितनी होनी चाहिए और टेंशन में कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आई एस कोड 456, ठीक है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, जो भी कहा है आई एस 456 ने कहा, उसके शब्दों को मैं आसान शब्दों में बोल दूंगा, बस इतना होगा, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, लैप लेंथ मैंने आपको बता दिया। लैप लेंथ बोलता है कि अगर आप लैप लेंथ निकाल लो टेंशन रीजन में। अब टेंशन और कंप्रेशन रीजन क्या है, तो आप सबको मालूम है यार, ये बीम है, अगर इसके ऊपर लोड आएगा तो कुछ इस तरीके से कंप्रेस करेगा ये, है कि नहीं। ऊपर कंप्रेशन आएगा और नीचे क्या आएगा सर, टेंशन आएगा। तो ऊपर कंप्रेशन और नीचे टेंशन आएगा, तो पहले हम टेंशन रीजन में बात कर रहे हैं, कितनी लैप लेंथ हमारी होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं यहाँ पे लैप लेंथ इन टेंशन रीजन। तो टेंशन रीजन में भी दो तरीके से टेंशन हो सकती है, तीन तरीके से एक्चुअली में, तो आप दो ही मान के चलो, एक फ्लेक्जुरल टेंशन और एक डायरेक्ट टेंशन। तो अगर फ्लेक्जुरल टेंशन है, तो फ्लेक्जुरल टेंशन के केस में हम मैक्सिमम लेते हैं किसमें, जो डेवलपमेंट लेंथ होता है और 330 टाइम्स फाई होता है, ठीक है। जहाँ पे फाई जो है वो डाया, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हम फ्लेक्जुरल टेंशन के केस में अपनी लैप लेंथ प्रोवाइड कराएंगे। अब सर ये एल डी क्या होता है, तो एल डी होता है डेवलपमेंट लेंथ, उसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको पूरा आपने अपना पढ़ रखा होगा आरसीसी में। इसके बाद सर डायरेक्ट टेंशन। तो डायरेक्ट टेंशन के केस में क्या होता है, तो डायरेक्ट टेंशन के केस में जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, किस में से मैक्सिमम वैल्यू आएगी, 2 टाइम्स ऑफ एल डी डेवलपमेंट लेंथ का 2 टाइम्स 35, इसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हम लैप लेंथ अपनी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और अगर स्ट्रेट बार है, सीधी स्ट्रेट बार है, और स्ट्रेट बार के केस में अगर हम लैप लेंथ प्रोवाइड करा रहे हैं, तो सेल नोट भी लेस देन, यानी कि इससे कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू किस में से, 15 5 में से और 20 सेंटीमीटर, इनमें से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रोवाइड करेंगे अगर स्ट्रेट बार है तो। यानी कि ना फ्लेक्चुरल टेंशन ना डायरेक्ट टेंशन है, ये स्ट्रेट लेंथ के केस में है। क्लियर।
इसके बाद आता है लैप लेंथ इन कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन के केस में, तो कंप्रेशन के केस में क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन कंप्यूटेड बट नॉट लेस देन 24D, यानी कि 24D का मतलब 24/5, यानी कि 24/5 से कम नहीं होनी चाहिए इन केस ऑफ कंप्रेशन रीजन। तो कंप्रेशन रीजन में लैप लेंथ किससे कम नहीं होनी चाहिए, 24D से, यानी कि 24/5 से हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डी जो है 5 के इक्वल, यानी कि दोनों के दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डाया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी, है कि नहीं। चलिए गाइज, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखिए हमारा जो कोर्स है वो चल रहा है गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन चल रहा है, गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन चल रहा है, जो कि 1 रुपी पर डे में आप लोगों को कंप्लीट पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन। जी हाँ सर, बिल्कुल सही सुन रहे हो, कंप्लीट पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन चल रहा है। देखो इसकी लास्ट डेट होने वाली थी, लेकिन आप लोगों की डिमांड पर एक दिन और बढ़ाया गया है, जहाँ पर आप लोगों को ये होली ऑफर की वजह से सिर्फ आज आप लोगों को 1 रुपी पर डे में मिल जाएगा। फिर इसका प्राइस बढ़ने वाला है, आप जा कर के चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन है वीआईपी सिविल गुरु, लिंक मैंने दी हुई है। बाकी आप प्ले स्टोर पर भी सर्च करके आप इस एप्लीकेशन पर जा सकते हो। ठीक है, जहाँ पर आप लोग को ये कोर्स विजिबल हो जाएगा और आप इस पर इनरोल कर सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है, 1 रुपी पर डे में आप लोग को कंप्लीट पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है गुप्ता एंड गुप्ता का। इससे सस्ता कुछ और हो ही नहीं सकता। और हाँ, पहले जांच लेना, परख लेना, तभी परचेज़ करना। आप लोग को कुछ वीडियोस देखनी चैनल पर पड़ी हुई हैं, गुप्ता एंड गुप्ता बुक के कुछ कंप्लीट सब्जेक्ट्स भी पड़े हुए हैं, पहले वो देख करके एनालिसिस करके तभी आप लोग को कोर्स लेना। उसके बाद दूसरा कोर्स चल रहा है हमारा वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट। वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट, ये तो हमारा अल्टीमेट कोर्स है, इस कोर्स का तो कोई तोड़ ही नहीं है, आप ऐसा मान के चलो। ये आपको भले ही नाम से वन लाइनर लग रहा हो, लेकिन इसमें बेसिक टू एडवांस मैंने चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो आप जा करके इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। होली ऑफर की वजह से बहुत कम प्राइस में आप लोग को अवेलेबल हो जा रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, प्राइस बढ़ने से पहले ज्वाइन कर लो। आप लोगों ने बोला था सर एक दिन का और टाइम दे दो, तो लास्ट आप लोग को ये 1 डे का टाइम दिया गया है। ठीक है, तो आप जा करके इसको इनरोल कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 हमसे क्या बोल रहा है, द मिनिमम कवर इन स्लैब। जो हमारे पास सर स्लैब होती है, अब सबसे पहले तो सर स्लैब ही क्या होती है यही हमको बता दो। मिनिमम कवर इन स्लैब शुड नाइदर बी लेस देन द डायमीटर ऑफ बार नॉर लेस देन। देखिए क्वेश्चन ऐसे समझ में तो नहीं आएगा, यहाँ पे हमसे कह रहा है कि जो स्लैब होती है उसके केस में जो मिनिमम कवर होता है वो किससे कम नहीं होना चाहिए। एक तो डाया ऑफ बार हो गया, इससे कम नहीं होना चाहिए, और दूसरा इनमें से कौन सा है जिससे कम नहीं होना चाहिए। तो देखो जो कवर इन स्लैब है, अभी मैं आपको बताऊंगा, जो कवर इन स्लैब है वो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं शुड नॉट लेस देन किससे, एक तो डाया ऑफ बार से और 15 mm से। इनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम क्या लेकर के चलेंगे, अपना कवर लेकर के चलेंगे स्लैब में। तो इसका तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब सर ये स्लैब क्या होता है, देखो भाई स्लैब होता है आप लोग का फ्लैट प्लेट फ्लेक्चुरल मेंबर। जैसे हमारे घर पे प्लेट होती है ना, प्लेट जिसमें हम क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, जिसमें हम खाना खाते हैं, तो वो हमारे घर पे क्या होती है, प्लेट होती है। ठीक है, या आप थाली में खाना खाते होगे, ठीक है, उसको प्लेट कंसिडर कर लो। तो इसकी खास बात क्या होती है कि उसकी थिकनेस बहुत कम होती है। उसकी थिकनेस क्या होती है, बहुत कम होती है। तो वैसी स्लैब जो होता है एक ऐसा मेंबर होता है जिसकी थिकनेस बहुत कम होती है, लेकिन फ्लेक्चुरल एक्शन की वजह से वो लोड को रेजिस्ट करता है। अब सर ये फ्लेक्चुरल एक्शन क्या होता है, तो फ्लेक्चुरल एक्शन होता है जैसे हमारे पास बीम होता है, तो बीम के ऊपर जब लोड आता है तो आपको मालूम होगा बीम इस तरीके से बैंड हो जाता है, तो ये बैंड हो जाता है, लोड रिमूव होता है, फिर ओरिजिनल शेप में चला जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं अपना फ्लेक्चुरल एक्शन। इसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्चुरल एक्शन। तो स्लैब भी सेम बीम की तरह ही हमारी कंसिडर करी जाती है, और जब आप इसका डिज़ाइन पढ़ोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसको बीम मान करके ही डिज़ाइन करते हैं हम। तो स्लैब कुछ भी नहीं है, एक फ्लेक्चुरल मेंबर है। दो तरीके का हमारे पास होता है, 1 वे 2 वे स्लैब होता है जनरली डिज़ाइन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम पढ़ते हैं। बाकी तो आपके पास फ्लैट स्लैब भी होता है, रिब्ड स्लैब भी होता है, सर्कुलर स्लैब भी होता है, और एंड रीस्ट्रेंड है वो भी स्लैब होता है। कई तरीके के स्लैब बाकी होते हैं, सब मैंने आप लोगों को पढ़ा रखे हैं अपने वन लाइनर वाले कोर्स में, तो वो तो है ही। लेकिन दो हम जो पढ़ते हैं वो मेन पढ़ते हैं, 1 वे और 2 वे स्लैब। समझ रहे हो, तो इसका सही आंसर तो कितना हो गया, 15 mm। सर और क्या क्या चीज़ें हम याद रख सकते हैं स्लैब से रिलेटेड, तो मैंने कहा देखो आप याद रख सकते हो कि जो आपका डाया होता है रेनफोर्समेंट का, और जो थिकनेस होती है स्लैब की, उसका जो रेशियो होता है वो 1/8 होता है। या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो डाया ऑफ रेनफोर्समेंट बार है इन स्लैब, स्लैब में अगर आपको डाया निकालना है कि कितनी डाया की बार आप प्रोवाइड कराओगे, तो जो भी थिकनेस है स्लैब की उसको 8 से डिवाइड कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बार का डाया आ जाएगा जो आपको स्लैब में प्रोवाइड कराना है। और क्या याद रख सकते हैं सर स्लैब से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
तो आप याद रख सकते हो मिनिमम रेनफोर्समेंट। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट जो होती है स्लैब में वो कितनी होती है 0.15% फॉर Fe250, यानी कि अगर आप माइल्ड स्टील यूज़ कर रहे हो तो माइल्ड स्टील के लिए आपके 0.15% आप यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर आप यूज़ करो एच बाई एच डी हाई इल्ड स्टैंड डिफॉर्म बार, यानी कि आप Fe415 यूज़ कर रहे हो, Fe500 यूज़ कर रहे हो, अगर आप ये बार यूज़ कर रहे हो तो उस केस में आपकी मिनिमम जो रेनफोर्समेंट होगी स्लैब में वो कितनी होगी 0.12% आप लेकर के चलोगे। ये ना वो क्वेश्चन हैं सर जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और मैं बार बार रिवीजन कराऊंगा और तब तक कराता रहूँगा जब तक आपको याद ना हो जाए। आप कुछ भी बोलो चाहे कि सर आप इतनी बड़ी वीडियो बनाते हो, जो आपको बोलना है बोलो, अगर आपके लिए सही है तो मैं करूँगा। ये एक बार सुन लो 10 बार सुन लो, बिना मतलब के कमेंट मत क्या करो कि सर इतनी बड़ी वीडियो क्यों बनाते हो इतने कम। भाई सिलेक्शन दिलाना है चाहे कैसे भी, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको बड़ी वीडियो मानो छोटी, ठीक है। मैं रिवीजन कराता रहूँगा, मेरी क्लास की यही खास बात होती है। मैं तब तक रिवीजन कराऊंगा बार बार चीज़ों का जब तक आपको याद ना हो जाए। अब क्लियर कवर क्या होता है, इफेक्टिव कवर क्या होता है, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही अभी। उससे पहले देखो नॉमिनल कवर या क्लियर कवर एक ही चीज़ होती है, और ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में कि स्लैब के लिए 15 mm क्लियर कवर रखा जाता है, बीम के लिए 25 mm रखा जाता है, कॉलम के लिए 40 mm रखा जाता है, और फुटिंग के लिए कितना रखा जाता है 75 mm रखा जाता है। अब सर ये होता क्या है क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर, तो देखो भाई ये हमारे पास एक बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये इसकी विड्थ है, ठीक है। और ये कैपिटल डी जो है इसकी डेप्थ है, कैपिटल डी जो है वो आप लोगों की डेप्थ है, इसको हम ओवरऑल डेप्थ ले ले रहे हैं डी, ठीक है। ओवरऑल डेप्थ हमने कैपिटल डी ले ली, क्लियर। अब देखो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास मेन रेनफोर्समेंट है, ये क्या है मेन रेनफोर्समेंट है। और ये ब्लैक ब्लैक वाला जो दिख रहा है आपको स्टीरअप्स है, ये क्या है स्टीरअप्स है, ये स्टीरअप्स। अब सर स्टीरअप्स क्या होता है, तो जो सीयर में बीम को सेव करने के लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं वो हमारे स्टीरअप्स होते हैं। तो देखो ये हमारे पास अगर ये मेन रेनफोर्समेंट है तो मेन रेनफोर्समेंट के सेंट्रोइड तक की, मेन रेनफोर्समेंट के सेंट्रोइड अगर ये आप लोगे तो देखो ये सेंट्रोइड तक की डिस्टेंस आएगी ये, ठीक है। तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं, और उससे नीचे का जो बचा ये इसको हम बोलते हैं अपना इफेक्टिव कवर। क्या बोलते हैं इसको इफेक्टिव कवर, ठीक है। यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के सेंट्रोइड से लेकर के और जो आउटर मोस्ट फाइबर है कंक्रीट का बॉटम में टेंशन जोन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं इफेक्टिव कवर बोलते हैं। और जो स्टीरअप्स प्रोवाइड कराया है स्टीरअप की सरफेस से और आउटर मोस्ट फाइबर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्लियर कवर बोलते हैं। और क्लियर कवर का ही दूसरा नाम क्या होता है नॉमिनल कवर। क्या होता है गाइस नॉमिनल कवर होता है, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ को कई बार हम डी डैश भी मान लेते हैं, तो आपने देखा भी होगा टोटल डेप्थ होती है उसको डी माइनस डी डैश लिख देते हैं, नहीं जो इफेक्टिव डेप्थ होती है उसको डी माइनस डी डैश लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो वो इसीलिए लिखा जाता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास क्या कह रहा है, फॉर longitudinal reinforcing bar in column the minimum cover shall neither be less than dia of bar और nor less than। देखिए हमसे कह रहा है कि जो कॉलम होता है कॉलम के केस में जो मिनिमम कवर हम प्रोवाइड कराते हैं वो एक तो डाया ऑफ बार और एक इनमें से किससे कम नहीं होना चाहिए। तो देखो जो मिनी कवर है जो कवर है कॉलम के केस में वो कम नहीं होना चाहिए, एक तो डाया ऑफ बार से और दूसरा 40 mm से, इन दोनों में से किसी से भी कम नहीं होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये 5 और 40 mm में से इनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हम क्या करेंगे अपना कवर प्रोवाइड कराएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका कवर है कॉलम के केस में एक तो डाया ऑफ बार से और दूसरा 40 mm इनसे कम नहीं होना चाहिए। सही है कि नहीं। और क्या याद रख सकते हैं सर कॉलम से रिलेटेड, तो देखो भाई कॉलम से रिलेटेड आप याद रख सकते हो कि जो मिनिमम रेनफोर्समेंट बार होती है स्क्वायर कॉलम में वो 4 प्रोवाइड कराई जाती हैं जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होती है, सर्कुलर कॉलम में 6 प्रोवाइड कराई जाती हैं। और ना स्क्वायर ना सर्कुलर कॉलम है, यानी कि कुछ इस तरीके का कॉर्नर को वो है हमारा सेक्शन है, तो हर कॉर्नर पर एक लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के केस में याद रखना मैक्सिमम रेनफोर्समेंट 6% हम प्रोवाइड कराते हैं टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया की, और जो मिनिमम रेनफोर्समेंट होती हैं वो 0.8% प्रोवाइड कराते हैं ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यार, यकीन मानो एक्सपीरियंस है ना तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ आती है तो मतलब आती है, ठीक है नहीं। तो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट 6% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया होती है और मिनिमम जो होती है वो 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया होती है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56।
द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार एंड द स्लैब थिकनेस। तो अभी मैंने आप लोग को बताया था कि अगर डाया ऑफ रेनफोर्समेंट निकालना है, डाया ऑफ रेनफोर्समेंट इन स्लैब अगर आपको निकालना है सर, तो आपको क्या करना है, जो थिकनेस है स्लैब की, जो स्लैब की थिकनेस है उसको 8 से डिवाइड कर देना है। तो अगर आप यहाँ से डाया और थिकनेस का अगर रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा सर, 1/8 आएगा। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अभी जो ऊपर बताया था कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना, फिर से रिवाइज करा देता हूँ, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो देखो डाया होता है रेनफोर्समेंट का स्लैब में, वो थिकनेस का 1/8 होता है, ठीक है नहीं। तो जब डाया और थिकनेस का रेशियो निकालेंगे तो 1/8 आ गया। सर कवर कितना होता है स्लैब में, तो शुड नॉट लेस देन, या फिर ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम होना चाहिए 5 और 15 में से, इनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम रख लेंगे। मिनिमम रेनफोर्समेंट कितनी होनी चाहिए सर, तो मिनिमम रेनफोर्समेंट मैंने आपको बताया था, अगर FE 250 यूज़ कर रहे हो तो 0.15%, और अगर HYSD यूज़ कर रहे हो तो 0.12% होनी चाहिए, ठीक है। रिवाइज कराता रहूँगा, जब तक याद नहीं होगा तब तक कराता रहूँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। अकॉर्डिंग टू IS कोड 456 मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन कॉलम, जो कॉलम होता है उसमें मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितनी होती है। तो देखो कॉलम के केस में मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितनी होती है, ये अभी मैंने आप लोगों को बताया था। ये देखो मैंने आपको बताया था, जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होती है मिनिमम जो होती है वो 0.8% होती है, और मैक्सिमम जो होती है वो कितनी होती है, 6% होती है। और अगर आपका रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कॉलम है तो मिनिमम बार 4 हम प्रोवाइड कराते हैं, और सर्कुलर कॉलम है तो मिनिमम बार कितनी प्रोवाइड कराते हैं, 6। मिनिमम बार 6 प्रोवाइड कराते हैं सर्कुलर कॉलम के केस में। मिनिमम डायामीटर जो होता है मेन रेनफोर्समेंट का कॉलम में, किस में बात कर रहा हूँ, कॉलम में, वो 12 होता है। और मिनिमम स्पेसिंग जो होती है बिटवीन रेनफोर्समेंट वो 300 होती है। कितनी होती है, 300 तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 6%, ठीक है। याद रखना, मिनिमम पूछिए, मैक्सिमम पूछिए, हो सकता है अगली बार मिनिमम पूछ ले, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा ये बात समझ में आई नहीं, ये मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट क्या कह रहा है, सपोज आपके पास सर्कुलर कॉलम है, तो 1 2 3 4 5 6 रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कराओगे। देखो मिनिमम 6 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराओगे सर्कुलर कॉलम में। तो ये मेन स्पेसिंग का मतलब क्या, मेन रेनफोर्समेंट की मतलब ये जो आपने प्रोवाइड कराई है ना, इनके बीच की स्पेसिंग 300 होनी चाहिए। मैक्सिमम आप 300 रख सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। ये स्पेसिंग कितनी होगी, 300 इनके बीच की, ठीक है। ये कितनी होगी, 300 ये कितनी होगी, 300 ये कह रहा है कि मैक्सिमम स्पेसिंग मेन रेनफोर्समेंट की वो कितनी रख सकते हो आप, 300 रख सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट आया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट इन केस ऑफ स्लैब विद हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार शुड नॉट लेस देन, तो इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया था यार कि अगर आप FE 250 यूज़ कर रहे हो तो जो आप मिनिमम रेनफोर्समेंट लोगे वो 0.15% लोगे। और अगर आप FE HYSD यूज़ कर रहे हो, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार यूज़ कर रहे हो, तो 0.12% लोगे। बताया कि नहीं बताया अभी। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि वो हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार की बात कर रहा है, मतलब वो FE 415 की बात कर रहा है और FE 500 की बात कर रहा है, इन दो की वो बात कर रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। और थिकनेस वाला मैंने अभी आप लोग को बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में हमसे क्या कह रहा है कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आता है मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन कॉलम इज 0.8%, बिल्कुल सही बात है। अभी बताया मैंने कि सर कॉलम के केस में मिनिमम रेनफोर्समेंट 0.8% लेते हैं और मैक्सिमम 6% लेते हैं। अभी बताया कि नहीं बताया आपको, बिल्कुल सर बताया है। स्पेसिंग, जो स्पेसिंग होती है हमारी कॉलम के केस में, मैंने आपको बताया स्पेसिंग कितनी लेते हैं कॉलम के केस में, 300 लेते हैं। अभी बताया था कि ये सर्कुलर कॉलम है, इसमें 6 बार हैं, इन 6 बार की जो डिस्टेंस है इनके बीच की 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही है। रेनफोर्समेंट बार इन कॉलम शुड नॉट, अच्छा जो रेनफोर्समेंट बार है उसका जो डाया है, जो उसका डाया है वो 12 से कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बोला था कि जो डाया है आप लोग का वो 12 से कम नहीं होना चाहिए कॉलम के केस में, बोला था ना। कॉलम के केस में जो मिनिमम डाया होता है रेनफोर्समेंट बार का वो कितना होता है, 12 होता है। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि 12 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये बात भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। द नंबर ऑफ बार लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइडेड इन सर्कुलर कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 4। जो सर्कुलर कॉलम होता है उसमें बार 4 से कम नहीं होनी चाहिए। अबे पागलो, यहाँ पे देखो सर्कुलर कॉलम में 6 बार बोला था मैंने कि कम से कम 6 बार तो हम प्रोवाइड कराते ही हैं।
ये तो हमारा 4 बार तो किस में होता है, ये तो हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम में होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो उसने पूछा था गलत स्टेटमेंट बताओ इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एक बार कवर देख लो कितना होता है, कवर रिवाइज कर लो कॉलम में आपका। तो मैक्सिमम वैल्यू 5 और 40 mm, इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कॉलम के केस में वो हम कवर प्रोवाइड कराएंगे अपना। स्क्वायर में और रेक्टेंगुलर में हमारे पास 4 बार होती हैं मिनिमम, सर्कुलर में 6 बार होती हैं। अगर हमारा ना स्क्वायर ना सर्कुलर ना रेक्टेंगुलर है तो हर कॉर्नर पर हम एक रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर हम मैक्सिमम रेनफोर्समेंट की बात करें तो 6% प्रोवाइड कराते हैं, मिनिमम की बात करें तो 0.8% हम प्रोवाइड कराते हैं इन केस ऑफ कॉलम, इन केस ऑफ कॉलम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो देखो ये हमारे पास वर्केबिलिटी को लेकर के हैं, किसको लेकर के हैं, वर्केबिलिटी को। तो पहले मैं वर्केबिलिटी को लेकर के आपको बताता हूँ। देखिए वर्केबिलिटी फाइंड आउट करने के हमारे पास लास्ट वीडियो में मैंने आपको वर्केबिलिटी बताया था, और ये भी बताया था कंक्रीट के 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक स्ट्रेंथ होता है और दूसरा वर्केबिलिटी होता है। और भर भर के दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो वर्केबिलिटी की बात करें तो वर्केबिलिटी पता करते हैं स्लम टेस्ट से, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट से, वीवी टेस्ट से और फ्लो टेबल टेस्ट से। अगर स्लम टेस्ट की बात करें तो स्लम टेस्ट के लिए याद रखना नॉर्मल आरसीसी वर्क के लिए स्लम्प वैल्यू जो होनी चाहिए वो 80 से 150 mm के बीच होनी चाहिए। कॉम्पैक्शन फैक्टर की बात करें तो कॉम्पैक्शन फैक्टर याद रखना सीएफ की वैल्यू 0.85 है तो लो वर्केबिलिटी होगी। सीएफ की वैल्यू कॉम्पैक्शन फैक्टर जो है अगर उसकी वैल्यू 0.92 है तो मीडियम वर्केबिलिटी होगी, और कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू 0.95 है तो हाई वर्केबिलिटी होगी। तीसरा जो मेथड होता है वीवी टेस्ट होता है। वीवी टेस्ट जो होता है टाइम की फॉर्म में अपना रिजल्ट देता है। और फ्लो टेबल टेस्ट होता है, तो फ्लो टेबल टेस्ट की जो रेंज होती है पूछी जाती है एग्जाम में, तो 0 से लेकर के 150 तक इसकी रेंज होती है। ठीक है, अब चलो ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑप्शन में कह रहा है कि देखो हाइयर वीवी टाइम, तो मैंने बताया था जो वीवी टेस्ट होता है वो टाइम में आपको अपनी वैल्यू देता है, तो अगर इसका वीवी टाइम बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब लो वर्केबिलिटी होगी, तो बिल्कुल सही है। जब आने वाले क्वेश्चन में मैं आप लोग को वीवी टेस्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगा तो वहाँ पे आप लोग को ये और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में ये रखा गया है। हाइयर स्लम्प सो हाइयर वर्केबिलिटी, ये बात बिल्कुल सही है। जितनी ज़्यादा स्लम्प की वैल्यू होगी, स्लम्प टेस्ट का रिजल्ट जितना ज़्यादा आएगा उसकी वर्केबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ये बात भी बिल्कुल सही है। हाइयर कॉम्पैक्शन फैक्टर, हाइयर कॉम्पैक्शन फैक्टर यानी कॉम्पैक्शन फैक्टर जितना ज़्यादा होगा वर्केबिलिटी क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी, ये बात भी बिल्कुल सही है। अभी तो मैंने बताया था देखो कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.95 है तो हाई वर्केबिलिटी है कि नहीं, तो जितना ज़्यादा कॉम्पैक्शन फैक्टर होगा उतनी हाई वर्केबिलिटी होगी। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ से आप एक चीज़ का भी एक कंक्लूजन भी निकाल सकते हो कि जो वर्केबिलिटी होती है, जो वर्केबिलिटी होती है, मैं चलो कंक्लूजन निकाल के ही देता हूँ ये आप लोगों को। जो वर्केबिलिटी होती है हमारी, जो वर्केबिलिटी होती है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्लम्प टेस्ट की वैल्यू के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वीवी टाइम के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वीवी टाइम के। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि वीवी टाइम जितना ज़्यादा होगा वर्केबिलिटी उतनी कम होगी, स्लम्प जितना ज़्यादा होगा वर्केबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, कॉम्पैक्शन फैक्टर जितना होगा वर्केबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। लो आ गया कंक्लूजन निकल करके, है कि नहीं। तो इस तरीके से भी अपना आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। यार देखो कुछ थोड़ा दिमाग लगाते हो ना आप चीज़ों को तो कुछ ना कुछ सिंपलिस्टिक आ जाती हैं चीज़ें सॉल्व करके, बस आपको कुछ करना होता है। ठीक है, अपने आप से एफर्ट देना होता है। तो देखो फाइनली क्या है कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है मैंने एप्लीकेशन की, जाकर के इनरोल कर सकते हो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए कोई भी आपका एग्जाम है विदिन 1 और 2 मंथ, तो आप इसको जाकर के डेफिनेटली ज्वाइन करो, आपको यहाँ पे गारंटेड सक्सेस मिलेगी यार। ठीक है, बस जज आपको करना है क्या आपके लिए सही है क्या आपके लिए गलत। कोई भी जो हलवाई होता है अपनी मिठाई ख़राब नहीं बताता है, वैसे ही कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है अपना कंटेंट बेकार नहीं बताता, मैं भी नहीं बताऊंगा। बस जज आपको करना है कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत। तो ऑफर चल रहा है, आज का लास्ट है, आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करना है यार, प्लीज़ प्लीज़ लाइक और शेयर करना दोस्तों के साथ। आप लोग क्या करते हो, शेयर नहीं करते हो, मालूम पड़ जाता है हमको भी। प्लीज़ शेयर करना, ओके।